जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो 10वां टॉपिक था, 10वां चैप्टर था सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, जो तीसरा वीडियो था उसमें आप लोगों ने लोदी वंश और सैयद वंश और तुगलक वंश के बारे में जाना। आज 61 से 80 तक क्वेश्चन होंगे, जो 10वां चैप्टर है 61 से 80 तक, और सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था होगी। तो 61वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। तो पहला है, उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने? बलबन ने, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। तो इसमें कोई नहीं असत्य है, सब सत्य ही है। तो ये तो हुआ 61वां क्वेश्चन। अब देखते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत जो मंत्रिपरिषद था, इसकी बैठक होती थी। बार ए खास, तो बार ए खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था, इसे बार ए खास। और मजलिस ए खास में सभी मंत्रिपरिषद यानी मजलिस ए खास की बैठक होती थी। बार ए खास में इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम क्या होता था? सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था बार ए आजम में। तो ये तो तीनों दरबार हो गए। बार ए आजम अधिकांश भाग पूरा करता था राजकीय कार्यों का। बार ए खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। मजलिस ए खास इसमें मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। अगला है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। तो वजीर जो है वो प्रधानमंत्री होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशरिफ ए मुमाक्किल, मुशरिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। तीसरा जो मंत्री था वो मजूम आदर, मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना मजमू आदर मंत्री करता था। खजीन ये कोषाध्यक्ष होता था, खजीन। आरिज मुमालिक जो है ये दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी हो, आरिज मुमालिक होता था। छठवां, धर्म विभाग एवं दान विभाग का मुख्य अधिकारी सद्र उस सुदूर होता था। सद्र उस सुदूर कहलाता था, सद्र उस सुदूर। अच्छा, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात कहलाता था, काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था, बरीद ए मुमालिक। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था कौन? वकील ए दर। दान विभाग का अधिकारी दीवान ए खैरात। दास विभाग का अधिकारी दीवान ए बंदगान। पेंशन विभाग का अधिकारी दीवान ए इस्तिहाक। राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर यानी प्रधानमंत्री। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा यानी महालेखाकार यानी
मुशर्रिफ ए मुमालिक, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। मजमू आदर, कोषाध्यक्ष खजीन कहलाता था। दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। आरिज ए मुमालिक, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। काजी उल कजात, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। बरीद ए मुमालिक, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। वकील ए दर, दान विभाग का अधिकारी। दीवान ए खैरात, दास विभाग का अधिकारी। दीवान ए बंदगान और पेंशन विभाग का अधिकारी दीवान ए इस्तिहाक। तो ये तो मंत्री थे, और मंत्री हैं। कुछ विभाग हैं जो कुछ सुल्तानों ने बनवाए, जैसे दीवान ए मुस्त खराज यानी वित्त विभाग जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दीवान ए मुस्त खराज विभाग जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, वित्त विभाग। दीवान ए कोही जो कृषि विभाग है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग है। दीवान ए अर्ज जो है ये सैन्य विभाग है, ये बलबन ने बनवाया। दीवान ए बंदगान ये विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दो विभाग और इसने बनवाए, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक। मतलब दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक ये फिरोज शाह तुगलक ने। बलबन ने एक विभाग दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग दीवान ए कोही यानी कृषि विभाग, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग दीवान ए मुस्त खराज वित्त विभाग। देखिए, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था। इक्ताओं को सिकों या जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। सिकों, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, एक सैनिक अधिकारी था। अच्छा, राजस्व कर व्यवस्था, जो उर्स होता था, उर्स ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जो उर्स कर था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज था। जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा। मुसलमानों पर जो धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा था इसे जकात कहते थे। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया कहलाता था। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया। नोट, खम्स के बारे में नोट है, या लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने की प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। मतलब और जो थे वो 1/5 भाग जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था, 4/5 पर जो पाए और सैनिकों का, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 4/5 अपने पास रखा, 1/5 देता था जिसको, सैनिकों को और पाने वाले को। लेकिन एक और शासक हुआ सिकंदर लोदी ने इसमें से बिल्कुल भी हिस्सा ही नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट, सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। पहले सिख यानी जिले, सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। आमिल जो होता था वो परगने का मुख्य अधिकारी होता था, और मुशर्रिफ लागान को निश्चित करने वाला अधिकारी। सिख जो है जिला, जिले के बाद परगना, परगने का मुख्य अधिकारी आमिल, और मुशर्रिफ लागान को निश्चित करता था। मुशर्रिफ जो था, मुशर्रिफ अधिकारी, ये लागान को निश्चित करता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहते थे। क्या कहते थे? खास खेल।
मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। जैसे 10 अश्वारोही, एक सर एक खेल होता था। मतलब एक सर एक खेल को 10 अश्वारोही हुए तो उसको क्या कहते थे? एक सर एक खेल। और 10 सर एक खेल एक सिपहर सालार कहलाता था। मतलब 10 अश्वारोही, एक सर एक खेल, और 10 सर एक खेल एक सिप हसालार, और 10 सिप हसालार एक अमीर, और 10 अमीर एक मलिक, और 10 मलिक एक खान होता था। ध्यान देना, 10 अश्वारोही एक सर एक खेल, और 10 सर एक खेल एक सिप हसालार, और 10 सिप हसालार एक अमीर, और 10 अमीर से एक मलिक बनता था, और 10 मलिक से एक खान बनता था। तो ये चलती थी सैन्य व्यवस्था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक कहते थे। मंगलीक तथा अराद कहते थे। मंगलीक तथा अराद। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा समाप्त की। इल्तुतमिश ने जो शुरू की थी उसे दोबारा शुरू किया फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे अच्छी नस्ल के घोड़े। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। हाथी बंगाल से। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। सल्तनत कालीन जो कानून थे वो शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। 2 बार, सप्ताह में 2 बार न्याय। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता है। भूमि की नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। मतलब नाप जो क्षेत्रफल के आधार पर लगान मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। मसाहत की शुरुआत अलाउद्दीन ने। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अगला है देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये तो सल्तनत काल में जितने भी वंश थे वो हुए और शासन व्यवस्था हुई। अगला जो है विजयनगर साम्राज्य, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अब यहाँ से जो है किरण बुक से जो होगा सल्तनत काल के अंतर्गत वो आया करेगा। 62वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे किरण बुक से। 62वां क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद में आपका आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। फिर उसके बाद में आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और सबसे अंत में आता है लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 63वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बागान तक फिर से उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तो ये जो है परिणाम नहीं हुआ था। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ये नहीं हुआ था। तो यही वाला सही है। बाकी सब हुए थे। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये भी हुआ था। भूराजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया, ये भी हुआ था। 64वां क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा
राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कारण थे उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जात व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये तीनों थे। चौथा जो लिखा है भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, ये सही नहीं है, बल्कि तीनों ये ऊपर वाले थे। समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जात व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। 65वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो गुलाम वंश में सबसे पहले हुआ आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में हुआ आराम शाह, फिर उसके बाद में हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद में हुआ इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर आराम शाह। आराम शाह के बाद में रजिया सुल्तान हुई है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर आराम शाह। 66वां क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह, ये सही क्रम है। 66वां है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 67वां, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। 67वें क्वेश्चन में सुमेलित करना है। हिंदुओं द्वारा दिया गया जाने वाला भूमिकर क्या कहलाता था? तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर खराज कहलाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो था वो उत्र कहलाता था। क्या? उर्स कहलाता था। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो था वो जकात कहलाता था। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो था वो खम्स कहलाता था। ध्यान दें, मुस्लिमों पर जो लगने वाला कर था, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो है वो खुम्स कहलाता था। खुम्स। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये जकात, ये गलत हो गया है। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात होता था, ये सही है। 67वां। 68वां जो है, इब्राहिम लोधी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो क्रूर एवं निरंकुश शासक था, सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत करता था, ये भी सही है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। चौथा भी सही है, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बुलाया था। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही है। क्रूर एवं निरंकुश शासक था, ये भी सही है। अफगान अमीरों के खिलाफ था, ये भी सही है। 69वां क्वेश्चन जो है वो है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? 69वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, सही है। तंबूरा और वीणा से सितार का, ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा और भारतीय वाद्य यंत्र वीणा से सितार का। और चौथा, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ख्याल गायकी का। ये चारों कोटेशन सही है, सेंटेंस। 17वां है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, सही है। तैमूर का आक्रमण, तैमूर का जो आक्रमण हुआ इसके कारण भी दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई। और तीसरा, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण थे, बल्कि मिश्रित संस्कृति का उदय ये कारण नहीं था। 71वां क्वेश्चन, निम्न में किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था।
मतलब किसका आक्रमण? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो द्वितीय तुर्क आक्रमण जो था मोहम्मद गौरी का, पहला महमूद गजनबी, दूसरा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो था ये आपका संस-बनी वंश का था। यामनी वंश का महमूद गजनबी और संस-बनी वंश का मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ना तो शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, ये भी नहीं कहा जाता है, मुइजुद्दीन ये भी नहीं कहा जाता है, मोहम्मद बिन साम ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें से कोई कथन सत्य नहीं है। 74वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो पहला आक्रमण जो है किया इसने 74 मुल्तान में करमाथी शासक, मुल्तान का करमाथी शासक था, उसके खिलाफ किया मुल्तान पर आक्रमण 1175 में। 75वां है क्वेश्चन, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भारत का पहला शासक सोलंकी शासक भीमद्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। सोलंकी शासक भीमद्वितीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? विवाद के मूल में जो था वो भटिंडा ताबर हिंदा था। भटिंडा ताबर हिंदा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा ताबर हिंदा। 77वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। 78वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के साथ 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह युद्ध जो है चंदावर के नाम से युद्ध प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो अंतिम जो आक्रमण था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। 80वां और आज का अंतिम जो है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? ये कथन किसका है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। तो ये कहा है V.A. स्मिथ ने। किसने? V.A. स्मिथ ने। तो बार बार इसको देखिएगा। नेक्स्ट में आपको सल्तनत काल जो है हम पढ़ाएंगे। कहाँ से? किरण बुक से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बार बार देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।